सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। हमारी सखियां सब स्वस्थ होंगी, मस्त होगी, यही कामना करते हैं रेणु जी। बिल्कुल और जी, और हर दिन कुछ नई अच्छी बातें, अच्छी जानकारियां और खूब सारी मनोरंजक बातें भी लेकर हम आते हैं। हाँ, उसके संग संग प्यारे प्यारे गीत। और हमारी कोशिश रहती है कि वो गीत जो हम चुनते हैं वो आपको जरूर पसंद आते होंगे। और जो बातें हैं वो कुछ काम की होती हैं, कुछ जानकारी परक होती हैं और कुछ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें होती हैं, है ना, या कभी कभी बच्चों से जुड़ी होती हैं, या कभी कभी जीवन साथी से जुड़ी होती है ना। जैसे कि आज करियर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, कि करियर में पेरेंट्स की, अभिभावक की भूमिका कितनी होती है एक बच्चे के भविष्य को बनाने में, उज्जवल बनाने में, उसको क्या निर्धारित दिशा में जाना है ये सोचने में, वो जो चयन करना वो सबसे मुश्किल हो जाता है ना। और इसके संग संग जाहिर है आज का जो दिन है वो व्यंजन विधि का है, तो कुछ खाने पीने की बातें होंगी, बनाने की बातें होंगी। और उसके संग संग गर्भावस्था एक बहुत नाजुक सा दौर होता है हम बहनों की जिंदगी में, तो उस समय क्या करें कि अच्छा रहे, और उसके संग संग व्यायाम किस तरह से मददगार होता है एक स्वस्थ उसके लिए, कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी तैयारी जो है वो किस तरह से हो व्यायाम के तौर पर, वो बताया जाएगा। वो भी बताया जाएगा। और हम अपनी देश की वीर नारियों के बार को नमन करते हैं हर दिन, किसी न किसी क्षेत्र की, और आज के दिन वीरांगनाओं को नमन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रानी बाघेली की। तो रानी बाघेली की तो बात करेंगे ही। इसके संग संग एक बात और है कि कल हमने एक संगीत के बड़े मशहूर सितारे को खोया, है ना। उनका नाम है संध्या मुखर्जी। ये शास्त्रीय बांग्ला शास्त्रीय गायिका है, और इन्होंने बहुत फिल्मों में भी गाने गाए हैं रेणु जी, हिंदी फिल्मों में। संध्या मुखर्जी का तो आज देहावसान हुआ। हम एक और सितारा जो हमने खोया, जिसे हम कहते हैं ना कि सब जानते हैं, डिस्को सम्राट बापी लहरी जी को भी हमने कल खोया। तो इस तरह से, और दोनों ही बंगाल से ताल्लुक रखते थे, ये बहुत विशेष बात है। ये संयोग कहें या दुर्योग कहें, कुछ इस तरह से है चीज़। लेकिन हम अगर बात करें कि शास्त्रीय गायिका संध्या मुखर्जी की, तो वो जो उन्होंने कई बंगाल की फिल्में और हिंदी की फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, भजन गाए, फिल्मी गीतों में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी, सुर दिया, और वहीं गैर फिल्मी गीत भी उन्होंने बहुत सारे गाए, है ना। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से संगीतकारों के संग उन्होंने काम किया, तो भाई एस.डी. बर्मन, मनमोहन, नौशाद, अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी जैसे प्रख्यात संगीत निर्देशकों के साथ आपने काम किया। और जैसा कि भजन जो है उनका वो खास दिल तक पहुंच जाता है ना। और कई इसीलिए उनकी गायकी की वजह से उन्हें 1971 में श्रेष्ठ गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 1999 में मिला। और अगर हम करें कि बांग्ला राज्य की बात, तो वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, बंग विभूषण से आपको नवाजा गया 2011 में। तो हम सब विविध भारती परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। कब जनमत हमको तुम देखो, कब जनमत हमको तुम देखो, हंसी लगता सुनी बहन तुम्हारे को, माता को पिता हमारे को माता। कब माखन चोरी कर खायो, कब माखन चोरी कर खायो, कब बांधे महतारी, दुहत कौन की
माता। हम पूरन अभिगत अविनाशी, हम पूरन अभिगत अविनाशी, माया सबने भुलाए, माया सबने भुलाए। ये सुनी ग्वालिन सब मुस्कानी, ये सुनी ग्वालिन सब मुस्कानी, ऐसे उगुन हो जानत सूर श्याम जा निगरात बही, सूर श्याम जा निगरात बही। मात पिता नहीं मानता को, माता को पिता हमारे, को माता को पिता हमारे। रेणु जी, महिलाओं का चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो या स्वाधीनता का क्षेत्र हो, उनका जो योगदान है हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा देश को आगे ही बढ़ाया है। बिल्कुल, ये बात तो है। और वैसे भी आधी दुनिया है तो जाहिर है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें और काम करें तो इनके बगैर कुछ भी पूरा हो नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। तो ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये हम आज के जमाने की बात करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन क्या पहले की हमारी जो नारियां थीं उन्होंने क्या कुछ कम करके दिखाया था? ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि यूं कहें कि कहीं ना कहीं वो प्रेरणा हमें उन्हीं से मिल रही है ना? बिल्कुल। जैसे हमने बताया था कि रानी बाघेली के बारे में बताएंगे, तो उन्हें मारवाड़ की माता पन्ना धाय बोल के सम्मानित किया जाता है। तो ये जाने कि क्यों उन्हें इस तरह बोला जाता है। तो मारवाड़ रियासत के जो ठिकाने बुलंदा, वहां के मोहकम सिंह जी की पत्नी का नाम रानी बाघेली। ये स्वभाव से सरल और देशभक्ति से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व रहता था। और ये बात उस समय के रेणु जी जब जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह का साम्राज्य था। वह सैनिक अभियान के कारण अफगानिस्तान गए हुए थे। कई महीने गुजर चुके थे। जोधपुर अपने राजा के बिना समय गुजार रहा था और ऐसे ही वक्त औरंगजेब की नजरें जोधपुर पर टिकी थी कि कैसे आखिर वो किले को अपने कब्जे में करे। फिर 28 नवंबर 1678 का दिन जो जोधपुर के लिए कुछ क्या बहुत ही बड़ा अशुभ समाचार लेकर आया कि युद्ध में घायल होने की वजह से और बीमारी के कारण जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई। और ये संयोग ही था दीपा कि इस समय जोधपुर की दोनों रानियां गर्भ से थीं। इसलिए समय की आवश्यकता को देखते हुए जोधपुर के विश्वास पात्र वीर दुर्गादास राठौर ने और जोधपुर के प्रमुख सामंतों ने रानियों को अपने राजा के साथ सती होने का धर्म निभाने से रोक दिया ताकि जोधपुर का भविष्य उज्जवल हो सके। दुर्गादास की चतुराई से दोनों रानियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया कि वे जोधपुर के भावी को जन्म दे सके, भावी राजा को जन्म दे सके और इस तरह से जोधपुर को एक कहना राजकुमार राजा मिल सके। जी। और कुछ समय बाद रेणु जी 19 फरवरी 1679 को जोधपुर के बड़े राजकुमार का जन्म हुआ जिनको नाम दिया गया अजीत सिंह। और कुछ समय बाद छोटे राजकुमार का जन्म हुआ था, उनका नाम था दलमंथन। जोधपुर में तो अब जैसे खुशियों का जैसे एक बार खुशियों ने फिर से दस्तक दे दी। जी हाँ। दूसरी तरफ औरंगजेब की नजर जोधपुर पर तो थी ही। रानियों की गैर हाजिरी में उसने जोधपुर पर कब्जा जमा लिया और अपनी कूटनीति से राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया कि ये उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। जी। अब इस षड्यंत्र का आभास होते ही दुर्गादास ने प्रमुख सामंत मोहकम सिंह और खींची मुंगदास के साथ मिलकर दोनों रानियों को सुरक्षित मारवाड़ लाने की योजना बनाई। अब जैसे औरंगजेब को इस बात की भनक लगी तो उसने रानियों के पीछे क्या किया कि और सैनिकों की टोली लगवा दी ताकि वो कहीं भी जो उनका सुरक्षित स्थान था वहां से ना निकल सके और कोई भी उनकी आगे आने वाली योजना सफल ना हो सके। कठोर पहरे में से राजकुमार को निकाल ले जाना असंभव ना था। संयोग से मोहकम सिंह जी की पत्नी रानी बाघेली ने भी नवजात पुत्री को उसी जगह पर और लगभग उसी समय जब रानियों ने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था तब उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था। रानी बाघेली ने अपना राजधर्म समझते हुए दिल्ली के बादशाह के नजरों के नीचे से मल्ल के अंदर ही अपनी पुत्री से राजकुमार अजीत सिंह को बदल दिया, महल के अंदर ही रानी ने ये काम किया। अब सोचिए महल के अंदर इस तरह से अपनी पुत्री को बदलना। यूं कहना चाहिए कि उन्होंने उसको न्यौछावर कर दिया देश के नाम पर और राजकुमार को अपनी पुत्री के कपड़े पहनाकर दिल्ली से सुरक्षित उसे निकाल ले आई।
और ये काम रेणु जी इतना गोपनीय रखा उन्होंने कि दासियों तक को भनक नहीं होने दी कि राजकुमार अजीत सिंह को सुरक्षित बुलंदा किले में पहुंचा दिया, यानी कि वो मारवाड़ वापस आ गए थे और उसे 6 महीने तक लड़कियों के ही कपड़े पहनाए। अब जब ये भी मुश्किल होने लगा कि अब उन्हें लड़कियों के कपड़े में कैसे छुपाया जाए, तो राजकुमार को एक विश्वास पात्र रियासत के गांव के जयदेव नामक एक उनके विश्वास पात्र थे, उन्हें सौंप दिया और उन्हीं के घर में अजीत सिंह बड़े हुए और आगे चलकर जोधपुर के राजा बने। धन्य है रानी बाघेली और नमन है उनके बलिदान को, जहां उन्होंने नन्ही बेटी से अजीत सिंह को बदलकर एक मिसाल पेश की और जोधपुर के भविष्य को उज्जवल बनाए रखने में इतना बड़ा त्याग दिया और इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। बिल्कुल। कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे, जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे, जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना जग जावे सजना रे, कंगना रे छन छनननन जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना जग जावे सजना रे, कंगना रे छन छनननन खन खनननन। कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन मर्जी के खनके ना, ताने सुनावे चूड़ियां, कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन मर्जी के खनके ना, रूठे मनावे चूड़ियां। सिरा बांधूं तुम दूजा सिरा बांधो, तब 7 रंग का झूला डाल के रंग 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 गगन को रंगना रे, कंगना रे छन छनननन खन खनननन। कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन मर्जी के खनके ना, ताने सुनावे चूड़ियां, रूठे मनावे चूड़ियां। ढोला रे ढोला, ढोला रे ढोला, घोर अमावस जाए न ढोला, घोर अमावस जाए न ढोला, बिरहानु रंग गोढ़ा। ढोला रे ढोला, चंदानी चूड़ी दिखे तो पहनूं, हाथी दातन चूड़ा, बिरहानु रंग बूढ़ा। ढोला रे ढोला,
भाई ये गीत हमें ले चला राजस्थान की ओर, लेकिन फिर वापस आते हैं क्योंकि कुछ तो व्यायाम आदि कर लिया जाए, कुछ और बातें कर ली जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अब रानी बाघेली, उन्होंने अपने बच्ची को बदल दिया था राजकुमार के साथ, तो ये मन को इतना कठोर होना और इतना देशभक्त से ओतप्रोत होना, उसके लिए देखिए कितना देश के लिए कितनी उनको कहते हैं ना कि भक्ति होगी। जी हाँ, वो जज्बात थे जिसकी वजह से उन्होंने इतना कठोर कदम उठाया और अपनी बच्ची की परवाह नहीं की, और उसके बाद सिर्फ उनको बिल्कुल दिमाग में ये था कि बस किसी तरह से राजा या राजकुमार या कहें भावी राजा बच जाए और हमारा देश है, जो हमारा राज्य है, हमारा जो पूरा कहना साम्राज्य है, वो सुरक्षित रहे, है ना? और जब माए गर्भ धारण के वक्त इतने यूं कहते हैं ना कि कठोर या कुछ ऐसे नियम लेती हैं, तो वो कहा जाता है, बड़े कहते हैं कि बच्चे भी बड़े अच्छे आपके बलवान और हष्ट पुष्ट पैदा होते हैं, अगर आप जाते हैं, बिल्कुल पुष्ट रहें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। तो जैसे गर्भावस्था में अब आजकल क्या होने लग गया रेणु जी, महिलाओं, जो लड़कियां, जो युवती आजकल जब बनती हैं, गर्भ धारण करती हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई मैं माँ तो बनने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं मोटी हो गई तो बाद में मेरा वजन उतरा नहीं तो क्या ये कैसे होगा, क्या होगा? और मैं देखो बिल्कुल चुस्त रहना चाहती हूँ और फिट रहना चाहती हूँ, तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? बहुत सारे सवाल उनके मन में आने लगे। सवाल मन में है, लेकिन दीपा वो उतनी ही सजग भी हैं और अब उन्हें भी समझ में आता है कि व्यायाम आदि अगर हम करते रहेंगे तो और खाने में जो है सिर्फ तला भुना ही नहीं खाएंगे, बल्कि पौष्टिक चीजें खाएंगे, फल है, फलों का रस है, और सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो हम भी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और जो बच्चा होगा वो भी बड़ा सुंदर सा होगा, अच्छा सा होगा, सब तरफ से स्वस्थ होगा। लेकिन इस समय खास तौर से व्यायाम क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सोचते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल चलो नहीं, उठो नहीं, बैठो नहीं। कुछ पहले ऐसा होता था और तब भी शायद लोग करते ही रहे होंगे, काम तो करवाया ही जाता था कि नहीं करते रहोगे तो कभी कभी ये भी होता रहता था कि शल्य चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी और सामान्य प्रसव हो जाएगा। तो खैर व्यायाम की जब बात आई है, अब तो बहुत प्रचलन हो गया योग का, तो इसलिए हम बात ऐसी करना चाह रहे हैं कि प्राणायाम, व्यायाम, इन सब की मदद से इनको जो है, ये जो पूरा आपका 9 महीना है, वो किस तरह से स्वर्णिम बन सकता है, स्वस्थ बन सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये इस बात पे भी निर्भर करता है रेणु जी कि आप गर्भावस्था के पहले कितने आप सक्रिय हैं, कितना एक्टिव लाइफ जीती हैं और कितना आपकी बॉडी फिट है, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और साथ में अगर आप कसरत अब करना आरंभ कर रही हैं तो बहुत सारा एक साथ ना करने लग जाएं कि भाई डॉक्टर ने बोला है तो चलिए मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। तो शुरुआती दिनों में आप बिल्कुल धीरे धीरे शुरुआत करें। जैसे सैर पे चले गए, थोड़ा सा सैर कर लिया 15 मिनट 10 मिनट, और आपको अच्छा लग रहा है टहलना, तो बगीचे में अगर या आप कुछ कहीं खुली हवा में गए हैं, थोड़ा चलिए, फिर थोड़ा बैठ गए, थोड़ा चलें, थोड़ा बैठें, लेकिन जो भी करें डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल ना करें। जी हाँ, जो भी बातें हम बता रहे हैं उसके लिए सबसे पहले 2-3 चीजें जरूर ध्यान रखें। जैसे तुमने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पहले से नहीं करती हैं व्यायाम तो एकदम से बहुत उत्साहित न हो जाएं और बिल्कुल सोचें कि बस आज तो हम कुछ कर ही डालेंगे, वो वाला जज्बा न रखें, सब चीज धीरे धीरे करें। इसके लिए तो बेहतर यही है कि बच्चों में हम अपने बच्चों में आदत डालें, और जो बच्चे शादी के लिए जा रहे हैं वो भी, और जवान बच्चे भी जो हैं, जो शादी करने जा रहे हैं या नहीं अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यायाम तो सभी के लिए जरूरी है ना दीपा। तो भाई तैयारी पूरी रखें। और इस समय की जो हम बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी समस्याएं और सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। तो फिर भी सामान्य तौर पर अगर आप सब तरफ से फिट हैं तो आप जैसे टहलने की बात की, वो बहुत जरूरी है। 15 मिनट से सैर शुरू करें और फिर 40 से 45 मिनट, यहाँ तक कि अगर आपको ठीक लगता है तो 50 मिनट करें, एक बार में करें, नहीं तो आप सुबह और शाम 2 बार में भी कर सकती हैं। जी। और नियमित व्यायाम के तो जैसे आप बता रही हैं कि फायदे तो हैं ही है, जैसे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, मांसपेशियां, जोड़ों में कसाव बना रहेगा, आपको ताकत भी मिलती रहेगी, और जहां जरूरत है वहां लचीलापन भी बना रहेगा। अब इन दिनों में ऐंठन आ जाती है, कमर दर्द हो जाता है रेणु जी, पैरों में सूजन आने लग जाती है, आगे चल के घबराहट जैसी कई सारी ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं, आती हैं। जी, तो नियमित जब व्यायाम करते रहते हैं तो इन सब चीजों से हम कुछ हद तक एक महिला बच सकती है। और गर्भस्थ जो शिशु है उसका भी शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, सामान्य बिल्कुल बच्चा रहता है। तो अगर हम व्यायाम की बात करें तो ये पूरे 9 महीने का जो समय होता है, इस अवधि को हम 3 समय में बांट सकते हैं। शुरू का 3 महीना, फिर बीच का 3 महीना, और जिसको ट्राइमेस्टर कह सकते हैं, 3 सेमेस्टर जैसा आप इसको कर लें। और पहली तिमाही में जो है मन थोड़ा सा, आप सब भी जानते हैं, किसी का रहता है किसी का नहीं, किसी का मन खट्टा रहता है,
मिचली आती है, खाना नहीं पचता, कुछ खास चीजें पसंद आती हैं, कुछ खास चीजें नहीं पसंद आती हैं, बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि एक तो शुरुआत होती है, कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, इसलिए शरीर को थोड़ा सा कहना चाहिए ना कि एडजस्ट करने में, सामंजस्य स्थापित करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। तो इस समय थोड़ा पैदल चल लें, जो हमने शुरू में ही बताया, उसके संग संग आप तैर सकती हैं, पीठ के बल लेटकर पैरों से साइकिलिंग आदि कर सकती हैं, दोनों पैर उठाकर साइकिल चलाने जैसी प्रक्रिया कर सकती हैं। जी, और इसके साथ साथ आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि आप धीमे धीमे पूरी सांस भर लें, जैसे पेट में हम कैसे भर लेते हैं फुग्गे की तरह, वैसे थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन एक साथ खूब जोर से नहीं करना है। और फिर जब आप सांस बाहर निकालें तो हल्के से एक साथ सब छोड़ दें, और इस प्रक्रिया को आप 4-5 बार दोहराएं। ये क्या होगा, आपकी जो एक गर्भवती महिला है उसके पेट और श्रोणी तल को मजबूत बनाता है, क्योंकि अब आगे चल के इसी का काम बहुत ज्यादा होना है। जी हाँ। और इसी बाद में ये करिए आप कि आप कुर्सी पर अपनी पीठ को टिकाकर बैठें, और अब जो आपका योनि मार्ग, जो मूत्र मार्ग रहता है, उसकी मांसपेशियों को कुछ ऐसा कसे जैसे कि हम शौच जाने के लिए रोक रहे हैं, यानी सिकोड़ लें उसे। और इससे श्रोणी तल की मांसपेशियां ये थोड़ी नियंत्रित होती हैं, सहारा इसमें बढ़ता है, और प्रसव की तैयारी में भी बहुत मदद मिल जाती है। गर्भाशय का आगे बढ़ना, और जो है आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा पेशाब होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट पर दबाव पड़ता है और इसमें बार बार पेशाब आने लगता है। लेकिन ये जो तुमने जैसे बताया कि हमारा जो मल मूत्र मार्ग है उसको संकुचित करें और फिर फैलाएं, तो ये एक तरीके का व्यायाम है, इससे वहाँ के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये हो गई गर्भावस्था के समय की बात, लेकिन ये व्यायाम हमारी सभी बहनों को लगभग 10 बार करना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो है गर्भाशय बहुत सारा बाद में जो आगे आने लगता है उसकी भी समस्या से आप बच सकते हैं, या बार बार पेशाब लगना, इन सब की समस्याओं से भी बचा जा सकता है। तो जैसे ये तुमने बताया कि कुर्सी पर पीठ के टिकाकर बैठे, यानी सीधे बैठ जाए, सांस जो है सामान्य लें और बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश करें कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। पेट को कसे, फिर सीट के पिछले हिस्से में अपने कमर के निचले हिस्से को समतल करने के लिए श्रोणी को नीचे की ओर दबाएं। 5 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें और फिर इसे ढीला छोड़ दें। तो इसको बार बार करें। इससे पेट की भी मांसपेशियां इससे भी मजबूत होती है। पीठ में जो दर्द जो आने लगता है, इसमें बहुत ज्यादा राहत मिलती है, और आप जब बैठेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ, जब हम दबाते हैं ना निचला हिस्सा, तो बहुत ही आराम और बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है यहाँ इसको करने से। रेणु जी, तो बातें तो हमारी इसमें चलती रहेंगी। हम एक गीत सुने छोटा सा। लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा
हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई भी तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी जीवन की बगिया। हमारा जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी जीवन की बगिया। तो भाई प्रयास तो यही रहता है कि जीवन की बगिया महके और जो नन्ही किलकारी आने वाली है उसके पहले जो है पूरी तैयारी हो जाए, है ना। अच्छा, आप जो गाने के गीत के पहले रेणु जी, हाँ। आपने ये जो बताया था ना कि सीट पर पिछले हिस्से को ऐसे वो जरा समझ नहीं आया, तो वो फिर से आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो भाई इसके लिए समझ लें बहनें हमारी कि वैसे तो भाई लोग भी समझ लें, अगर उनकी पत्नियां अगर गर्भवती हैं तो उन्हें करवाएं बैठकर, कुर्सी पर पीठ को पीछे टिकाकर बैठ जाएं। पहले तो हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कैसे आपको आराम से बैठना है हमारी बहनें। उसके बाद सांसें जो है वो सामान्य रखें और पेट को हल्का सा कस लें, जैसे हल्का सा दबाते नहीं है हम लोग जब थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं तब सजग हो जाते हैं, तो हल्का सा। उसके बाद बैठ जाएं। उसके बाद सीट के पिछले हिस्से में अपने कमर के नीचे का जो हिस्सा है या जिसको हम कहते हैं कि पेल्विक एरिया कह लें या कूल्हे का जो हिस्सा है उससे दबाएं, या यूं कहें कि अगर बैठ के हम किसी, जैसे अक्सर क्या होता था पहले जमाने में हम कपड़े रख देते थे और प्रेस अगर करना हो तो उस पर बैठ जाते थे, तो बस उस तरह से दबाव डालना है अपने पूरे शरीर से, अच्छे से है ना। तो बस इस तरह से इसको बैठेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जैसे ये तो हो गया पहले तिमाही में किस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अब आता है दूसरा तिमाही जी, तो दूसरा तिमाही तो आ रहा है, हम इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आ चुके रेणु जी, और ये बताने कि अब गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में किस तरह के व्यायाम किए जाएंगे। जी हाँ, और कुछ ऐसे आसन होते हैं कि सिर्फ उस आसन में या उस मुद्रा में बैठ जाओ तो काफी आराम मिलता है और लाभदायक भी होता है ना जी। जैसे कि अधोमुखी श्वान आसन, तो ये इसमें आपको क्या कहते हैं कि बिल्कुल इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड डॉग, यानी कि वो
अरे सबसे अच्छा तरीका वो है ना कि जब हाँ जैसे कंधे पर बच्चे को बिठा के घोड़ा जब बनते हैं ना, वो वाला पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि आप घुटने के बल हों और दोनों हाथ जो है पंजे आपके आगे की ओर हों, है ना। तो इस अवस्था में रहना है जी। और थोड़ी सी देर इसमें होल्ड किया जा सकता है, थोड़ा रुके 5 सेकंड 10 सेकंड जितने वक्त आप रुक सकते हैं। तो और इसमें भी अपनी सांस को आप सामान्य रखेंगे। और इसके बाद जो है एक और है जिसमें आप पीठ के बल लेट जाएं, यानी आपका पेट ऊपर रहेगा और दोनों पैरों को मोड़ लें और बाएं अब ये जो है अपने हिप एरिया से, या बल्कि यूं कहें कि कमर से, अपने पूरे कमर के हिस्से को, कमर से नीचे के हिस्से को अगर आप बाईं तरफ घुमाएं तो गर्दन आप दाहिनी तरफ पूरी ले जाएं, अच्छा, है ना जी। और इसी तरह से फिर उल्टा करेंगे, यानी कि कमर से नीचे का हिस्सा पूरा दाहिनी तरफ घुमाइए और गर्दन को बाईं तरफ ले जाइए, मतलब निचला हिस्सा अगर एक तरफ तो गर्दन उसकी दूसरी तरफ जी। तो इस तरह से भी व्यायाम करना है, लेकिन फिर बात है कि आप अपनी सहूलियत, अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए सब कुछ करिए जी। और इसी तरह से टखने पर यानी घुटनों पर भी, क्योंकि बल पड़ने लगता है जैसे जैसे वजन, ये आप जैसे जैसे तिमाही बढ़ती चली जाती है, तो पीठ अभी इसमें भी ये करें कि आप कुर्सी पर आप आराम से बैठ जाएं और पैरों को ऊपर नीचे घुमाएं, मतलब पैरों को दोनों, आप कुर्सी पर आराम से बैठ गए, अब एक पैर को ऊपर उठाया, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाया, फिर घुटने से लेकर आप पैर को ऊपर उठाएं, लेकिन बिल्कुल झटका न दें, इसको धीरे धीरे करें। एक एक करके दाहिने पैर को उठाइए, फिर नीचे कर लीजिए, फिर बाएं पैर को उठाइए, उसे नीचे कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों पैरों को भी धीरे धीरे, अगर आप सक्षम हैं तो दोनों पैर को धीरे धीरे उठाइए, लेकिन सिर्फ पैर के लेवल तक, मतलब जहां पर आपका हिप एरिया है, यानी कुर्सी जहां बैठे सिर्फ वहीं तक, उससे ऊपर नहीं, बिल्कुल, है ना। और इसी में अब आप गोलाई की तरह से, जैसे सुई के दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, वैसे भी आप दोनों तरफ कर सकते हैं। तो वो इससे क्या होता है, पैर की सूजन और जो वेरिकोज नस, जो वेरिकोज वेन्स हम कहते हैं, जो बन जाते हैं इन दिनों में, पैरों में भी बहुत आती है जी, पैरों में भी सूजन बहुत हो जाती है इन दिनों में, तो वो कम करने में मदद करता है। और जो ऐठन आ जाती काफ मसल्स में, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वजन जब बढ़ता जाता है तो बहुत, और पेट भी बाहर निकलता है, तो आवश्यक है कि ऐसे व्यायाम करें जो आपकी जंघाओं को मजबूत करें जी। जो आपकी जांघ की मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूती मिले। और इसी तरह से जो पेल्विक एरिया है उसमें उसको स्ट्रेच करें आप, पैर को फैलाकर आगे बैठ जाएं, उसमें भी आप धीरे धीरे एक पैर को थोड़ा सा उठा सकते हैं और इसमें आप अपने हाथ की भी मदद ले सकते हैं। घुटने के नीचे अपने दोनों हाथ को लगा लीजिए और एक दाहिना पैर जैसे अगर आप उठा रही हैं तो बायां पैर तो नीचे रखिए जमीन पर और दाहिना पैर उठाइए और दोनों हाथों को उसके ऊपर लगा लीजिए, लेकिन इसको भी आप बस 30 डिग्री तक ही उठाइए, ज्यादा नहीं। ऐसे ही एक एक करके दोनों को उठाएंगे तो आपकी जो ये जांघ की मांसपेशियां हैं थोड़ी मजबूत होंगी जी। इसी तरह से बटरफ्लाई आसन भी किया जा सकता है रेणु जी, ये भी बहुत ही आरामदायक होता है। और स्क्वैट्स यानी कि जिसमें कि हम डंडे लगाने के लिए नहीं हमको बैठते, यानी कि कुर्सी पे अगर आपको बैठना है बस वो वाली स्थिति, तो उसमें हल्के से ऊपर उठे, फिर वापस कुर्सी पे बैठ गए, फिर हल्के से उठे, वापस कुर्सी पे बैठ गए, लेकिन फिर वही बात, लेकिन बिना कुर्सी के ना? बिना कुर्सी के तुमने बड़े मजे से कह दिया कुर्सी पर बैठ गए, तो हमने कहा भाई फिर तो क्या व्यायाम हुआ। तो ऐसा नहीं है, आप कुर्सी पर जैसे बैठते हैं वैसे ही आपको हवा में उस दिशा तक जाना है, उस स्थिति तक जाना है और आपको वो पोस्चर बनाना है। इसके संग संग जो बटरफ्लाई है इसके लिए भी आप अपने दोनों पैरों को मोड़ के बैठे और दोनों पैरों को अपने कहना चाहिए कि अपने पेट के पास ले आए जी, एड़ी को, और दोनों हाथों से उसको पकड़ लें, बल्कि दोनों हाथों में आप पंजा जैसा बना लें और दोनों पैर को पकड़ के और फिर दाएं फंसा लें उसको अपने पैरों को। मतलब यूं कहना चाहिए कि दोनों पैर को इस तरह से जोड़ें जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम की जो मुद्रा होती है वैसे ही पैर से कर लें और फिर जांघों से दोनों पैरों को आप ऊपर नीचे करेंगे जैसे कि तितली उड़ती है जी। तो ये हो गया बटरफ्लाई। और इसको फिर ये सारे व्यायाम दीपा ऐसे है ना कि ठीक है आप गर्भावस्था के समय तो करें ही, लेकिन वैसे भी किया जा सकता है। और एक और जो बताते हैं कि डक वॉक कीजिए, यानी कि बतख की तरह चलना। और ये जैसे कि हम पहले जमाने में नहीं झाड़ू लगवाते थे, अभी भी लगाते हैं लेकिन उस वक्त हमें याद है हमारी दादी बोलती थी बैठ के झाड़ू लगाओ, बैठ के झाड़ू लगाओ, क्योंकि तुम्हारी जितने कमर से नीचे का हिस्सा ये ढीला होगा, तो आपको जब प्रसव का समय आएगा तो बहुत आसानी होगी जी।
तो यानी कि हम कह सकते हैं जिसको कि पैर से घुटने से मोड़ कर बैठे, जिसको उकड़ू भी बहुत सारी जगहों पर कहते हैं जी, वैसे बैठ के आप जैसे झाड़ू लगाने वाली बात तुमने कही वैसे, या दोनों पैर से ऐसे ऐसे चलें आप, है ना जी, आगे बढ़े, जैसे झाड़ू लगाते समय या पोछा लगाते समय हम बढ़ते थे, बढ़ते आगे। लेकिन जब हम पोछा लगाते समय तो भाई घुटने का सहारा ले लेते हैं तो वैसे नहीं करना है, लेकिन हाँ उस तरह से आप आगे बढ़ते रहें जी। तो ये हो गया डक की तरह चलना है, बतख की तरह चलना है। बिल्कुल। अब रीढ़ की हड्डी के लिए भी आप ये भी अच्छा बना रहे आपका, सांस खूब अच्छे से लें, ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लंबी गहरी गहरी सांसें लें जी। तो फेफड़े जितने अच्छे फैले रहेंगे तो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो जब ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो जो खून का, रक्त का जो सर्कुलेशन है ये भी बहुत अच्छा होगा, और उसमें हमारे हीमोग्लोबिन की क्षमता भी अच्छी रहेगी जी। दीपा, अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन अच्छे से मिले तो हम बहुत गहरी सांस लेते हैं, लेकिन इसके संग संग ये ध्यान नहीं देते कि उतनी ही गहरी हमें निकालनी भी है, क्योंकि जब हम निकालेंगे नहीं और खाली नहीं होगी तो ऑक्सीजन आएगी कैसे। तो इस बात का बराबर ध्यान रखें। और बल्कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में यूं तो जैसे हम करते हैं कि अगर हमने 5 की गिनती तक बाएं से सांस ली तो 5 की गिनती तक निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक व्यायाम और भी होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि अगर 5 की गिनती तक आपने निकाल लिया है, अंदर लिया है, मतलब श्वास ली है, इनहेल किया है, तो एक्सेल करने के लिए 10 तक होना चाहिए, और कोशिश करें कि 3 गुना हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये इसलिए है कि आपके फेफड़े जितने खाली होंगे उतने ज्यादा आप ऑक्सीजन ग्रहण करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे फेफड़ों का व्यायाम जी। और जैसे आप अनुलोम विलोम जैसे जो प्राणायाम की बात कर रहे हैं, इसमें भ्रामरी भी किया जा सकता है, और आपका भस्त्रिका प्राणायाम जिसमें कि गहरी सांस लेना, गहरी सांस ही को छोड़ना वाली बात आती है। हाँ, कपालभाति व्यायाम जो है, प्राणायाम है, इसका अभ्यास बिल्कुल इन दिनों में नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी बहनें याद रखें कि कपालभाति ना करें, क्योंकि अगर आपने कहीं देख लिया कि हाँ हमें ये प्राणायाम करना है तो वो अपने आप ही आ जाता है कपालभाति उसके साथ। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये ना करें। एक बार फिर कहते हैं कि अपनी डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कुछ भी चीज अपने मन से ना करें, ये बहुत आवश्यक है। और ध्यान योग का अभ्यास कीजिए। बिल्कुल, इन सारी चीजों का आपको जब कहना चाहिए ना कि 100% लाभ तभी मिलेगा जब आप ध्यान करेंगे और योग करेंगे, उसके साथ साथ अगर आप खुश रहेंगे तो ये पूरा 100% फायदा देंगे। बिल्कुल।
अब अगर वो आ गया है जी जीवन हमारी खुशियों से भर गया है और सारी तरफ खुशियां हो गई है, थोड़ा सा बड़ा अगर ये बच्चा हो गया है, अगर हम ये माने, कल्पना करें, तो बस अब चिंता ये होने लग जाती है, अब ये आगे क्या करेगा, क्या पढ़ेगा। ये बात तो है। हालांकि बच्चे कभी कभी बहुत मस्त रहते हैं, कभी कभी चिंता भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मस्त भी रहते हैं। और थोड़ा बड़ा क्या, बच्चे तो हमारे लिए हमेशा ही बच्चे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक समय आता है कि जब उनकी हम, वैसे तो हम हर समय उन्हें कुछ कुछ बताते रहते हैं, लेकिन जब करियर की बात आती है तो जाहिर है सबको बैठ के, बड़ी भारी जिम्मेदारी की बात होती है और सबको बैठ के इसका निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब बच्चे के लिए तो पहले गुरु माता पिता हो गए, बिल्कुल, है ना। और उनको ये लगता है कि हम मम्मी पापा, कई बार ऐसा बोलते हैं वो लोग कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे बच्चे कहते हैं नहीं, हमने तो ये कोर्स चुना है, ये सही है, देखो हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि माता पिता कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं या क्या वो सलाह दे रहे हैं जो कि बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके और भविष्य की तरफ वो एक सफलतापूर्ण आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि इसी समय निर्धारित हो जाता है, चाहे आप उसको 24 साल कहें, 28 साल की उम्र कहें, 30 के अंदर की बात कहें, या उसके बाद क्या पूरा जीवन जो भी उनको जिंदगी जीनी है, 90 साल तक, 100 साल तक, वो उसी पर निर्भर करता है कि इस समय उन्होंने कौन सी रास्ते पर अपना कदम आगे बढ़ाया है ना। तो इसमें जिम्मेदारी हमारी यही होती है कि हम उन्हें सहयोग दें, पूरी तरह से उनका समर्थन करें, जिस तरीके का वो सहयोग चाहते हैं। कभी कभी खुद निर्णय लेते हैं, चाहते हैं कि आप न इसमें दखल अंदाजी करें, तो उसमें न बोलना भी एक तरीके का सहयोग है, दीपा, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये ना सोचिए कि लो हमने तो कुछ किया ही नहीं, अरे आप खामोश रहे, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके घर में क्या जरूरत है ना? और क्या क्षमता है बच्चे का, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए कि घर में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स हैं सारे, तो आने वाले बच्चे के लिए भी उम्मीद यही लगाई जाती है रेणु जी की ये भी इंजीनियर बनेगा। जैसे अगर हम 3 इडियट्स का उदाहरण लें कि पिता को लगता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो उनके वो शौक को, उनकी वो रुचि को समझ के उसे वहां तक वो आगे जाए, उसकी क्षमता को समझे, वहां उसका भान माता पिता को होना बहुत जरूरी है। इसके संग संग एक बात और है कि जैसे तुमने कहा कि किसी परिवार में डॉक्टर इंजीनियर है, तो चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, तो वो हमारा ख्वाब जो है वो बच्चा पूरा कर दे। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। फिर जो क्षमता का तो आपको है ही पता, लेकिन उसके संग संग हमें उनकी कमजोरियों का भी पता होता है कि कहां पर भी वो सफल नहीं होगा। भले ही उसकी इच्छा है, गायक बनना चाहता है, लेकिन वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर की गायकी उसकी होनी चाहिए। आप जरूर, जाहिर है कि ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सिखवाएं, या जो भी प्रशिक्षण देना है, जहां पर भी पढ़ाना है, जो विषय वो चाहता है, लेकिन उसके बाद भी निर्भर करता है कि उसकी क्षमता कैसी है, और ये आपको पता होता है। अब देखिए, बहुत शुरुआती दौर में हम बच्चों को समझा सकते हैं, यानी कि एक यूं कहिए प्रारंभिक काउंसलिंग आपने घर में दे दी, ठीक है, आप स्वतंत्रता भी उसे दे दी, आजादी दे दी कि भाई ठीक है, तुम जो करना चाहते हो या जो तुम बता रहे हो। मान लीजिए कभी कभी नए कोर्स आ जाते हैं ना, बच्चे बताते हैं और हमें नहीं पता होता कि कोर्स क्या है, तो उसे जानना समझना हमें बहुत जरूरी है, और हमारी सोच से उसकी सोच मिले, और फिर उससे हम आगे बढ़ें और अपने बच्चे को भी साथ में आगे बढ़ाएं। बिल्कुल भाई, इस मामले में भाई हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, करियर चुनाव में अभिभावक। मेरा ये मानना है कि आजकल के बच्चे डिजिटल युग के बच्चे हैं, अपना करियर खुद ही चुन लेंगे। अच्छा है, आप अपना निर्णय वो खुद लें, कोई जरूरी नहीं कि उनका निर्णय सही हो, और ये भी तो जरूरी नहीं कि गार्जियन का ही निर्णय हर बार सही हो। ये बात सही इन्होंने लिखा है। पहले उसके निर्णय, उसके विचार से आप अवगत हो लें। अगर आपको उनके बारे में जानकारी है, उस करियर, उस रोजी रोटी के बारे में, तो आप उसके अच्छे बुरे जो पहलू हैं उसे समझा दें, और ये जरूर कहें कि तुम जो भी करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि बहुत बार परिवार में आर्थिक समस्याएं रहने के कारण गार्जियन भी डरते हैं, क्या पता हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हमें दिखाती हैं। इसके बाद ही हमें अभिभावक की भूमिका ये भी होनी चाहिए कि अपना मन जो है बच्चों पर बोझ न बना दें। कहीं ना ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों पर बोझ डाल रहे हैं। अगर बच्चे अपना करियर चुनकर सफल हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके सफलता में बहुत खुश हैं। थोड़ी सी भी कमी है तो भी हमें भी खुश रहना ही चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता तो मिलेगी ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा उन्होंने। और कि भाई किस रुचि, उसकी रुचि कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है, जब ये पहचान ले तो विचार विमर्श करना
बहुत ज्यादा जरूरी है माता पिता का। क्योंकि अब मान लीजिए कि आर्ट्स में जाना चाहता है एक बच्चा, तो हमें लगता है, हम कहते हैं एक जनरल से एक ये विचारधारा है कि आर्ट्स में भाई तुम क्या करोगे, क्या कर लोगे। बिल्कुल। अब हो सकता है बच्चे को कमर्शियल आर्ट पसंद हो, ये ड्राइंग पेंटिंग पसंद हो, तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह जाए, और फिर जो भी करियर वो ले रहा है उसमें संभावनाएं क्या है। बिल्कुल। तो ये सवाल अभिभावक जरूर करें कि तुमने अगर ये चुना है तो इसमें आगे क्या क्या कर सकते हो, आगे तो हमें ये समझाओ। बिल्कुल, यानी कि अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आगे जाके सब कुछ ब्लॉक हो जाए या एक स्थिरता आ जाए, तो तुमको क्या चलेगा। हो सकता है कि बच्चे को लगे कि नहीं ठीक है, हम इतने से संतुष्ट हैं, हम आजीवन इतने में ही रह लेंगे, तो ठीक है, आप भी खुश रहिए अगर संतोषी है बच्चा, या उसको लगता है कि नहीं संभावनाएं, मतलब है बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन अभी उसको बहुत उसमें सितारे दिख रहे हैं, चमक दिख रही है, तो आप बता दें कि भाई इसके आगे ये यहाँ पर ये रुक जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें हमारी जो है क्षमता, हमारी अनुभव, और कहीं ना कहीं केवल अगर आपके पास अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप भी अपने दोस्तों से राय बात कीजिए और फिर एक बीच का रास्ता निकाल के बैठ के अपने घर के हिसाब से सोचिए। बिल्कुल ना। और इसके साथ रेणु जी क्या होता है ना, देखिए एक रुचि की बात हो गई, उसके बाद यह है कि ठीक है आपने अपने बच्चे की रुचि के हिसाब से जो वो करना चाहता है करने दीजिए, लेकिन यहाँ पे उसको ये सच्चाई भी दिखाना बहुत जरूरी है कि भाई तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस रुचि को लेकर के साथ में क्या रहेगी। बिल्कुल। कितना वेतन मिलेगा आपको, उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। आप किसी अपने बड़े से जिसने उस क्षेत्र में अगर कोई गया है जान पहचान वाला, उनसे जानिए, उनसे पूछिए। आजकल इतने ज्यादा स्कोप है, मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जो उनसे जान सकते हैं कि भाई मान लीजिए कोई एक विशिष्ट क्षेत्र है, उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि साउंड डिजाइनिंग है, साउंड डिजाइनर अगर कोई है तो उनसे समझ लें कि ये कितना क्षेत्र कितना व्यापक है, कितना काम इसमें होता है, किस तरह का वेतन मिलता है। तो ये चीजों पे भी सच्चाई अपने बच्चे को दिखाना बहुत जरूरी है। और ये तो हो गई कि हमने बहुत सारे चीजों के निर्णय ले लिए, हम काउंसलिंग कर दें, लेकिन उसके संग संग बहुत सारे ऐसे जो हैं प्रोफेशनल जो होते हैं, यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं इस क्षेत्र में, जो काउंसलिंग करते हैं, जो उसकी बातचीत से पता करते हैं। कभी कभी अभिभावक भी हम नहीं समझ पाते कि हमारा बच्चा क्या चाहता है और क्या कर सकता है, बच्चा खुद भी नहीं समझ पाता। जरूरी नहीं कि हर बच्चा निर्णय ले, तो आप जो व्यावसायिक जो कहते हैं विशेषज्ञ होते हैं इस क्षेत्र के, काउंसलर, उनसे भी संपर्क जरूर करें। दीपा, बात आगे चलती रहेगी, एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा, हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा, तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा, जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। चुराने वाले के हाथ हमने जो खो दिया था वो पा लिया है, तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा, तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है
इशारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तो भाई कभी कभी दीपा ऐसा भी तो होता है ना कि हम जब देखते हैं कि अच्छा आजकल बहुत प्रचलन है कि सब लोग सीए कर रहा है, तो चलो हम भी अपने बच्चे को यही कराएं। अब वो जमाना खत्म हो गया लेक्चरर प्रोफेसर बनने का, तो ऐसा नहीं है। हर समय हर क्षेत्र में व्यावसायिक लोगों की जरूरत होती है, तो आप अपनी क्षमता और अपने बच्चे की क्षमता को देखकर चयन करें, केवल झुंड में न बढ़े, है ना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि बात हुई है कि समर्थन तो हमारा जब तक साथ रहेगा बच्चे आगे बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल। और आगे बढ़ने के लिए अब जब अच्छा खाएगा एक बच्चा क्या पूरा परिवार घर, तो जैसे शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा मुझे लगता है, लेकिन तुम स्वास्थ्यवर्धक कोई चीज नहीं बताओगी। अच्छा है ना, ये तो तुम वो बताओगे दिल खुश हो जाए, है ना। तो भाई दिल खुश होना भी उतना ही जरूरी है ना। जी, तो क्या बताने जा रही हो? तो आज मैं तो देखिए एक लेकर आई थी स्वास्थ्यवर्धक। अच्छा रेसिपी, चलो देख लेते हैं। वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। मैं तो लाई थी मल्टीग्रेन आटा, सोचा कि मल्टीग्रेन आटे का लच्छेदार पराठा। बताओ तो देखो आ गया ना पराठा। लेकिन मल्टीग्रेन भी है ना रेनू जी। चलिए देखते हैं। तो इसमें ले लीजिए 1/4 कप मक्के का आटा, और साथ में ले लीजिए आपका 1 कप गेहूं का आटा, चने का आटा। आपके पास बाजरा या ज्वार है तो वो भी ले लीजिए, थोड़ा सा डाल लीजिए, सब कुछ मिला लीजिए। साथ में डाल लीजिए कसूरी मेथी थोड़ी सी, और गुनगुना थोड़ा सा दूध लेना है, बिल्कुल आधी कटोरी के जितना। अच्छा। हाँ, तो इससे क्या वो जो कुरकुरापन और जो ऊपर से गुलाबी कलर आता है वो वैसा बिल्कुल बहुत अच्छा आता है। और साथ में लीजिए आधा छोटा चम्मच काले तिल, और आधा कप रागी का आटा भी अगर आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। मतलब आटे के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन थोड़ा सा जितने भी मात्रा सब चीजों की लेंगे, जैसे 1/4 कप, तो लेकिन आटे का गेहूं का आटा थोड़ा ज्यादा लेंगे तो बंध जाता है, अच्छे से बंध जाता है। बिल्कुल। और इसमें आप जब अजवाइन डालेंगे तो उससे भी स्वाद बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आप आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल लीजिए। नमक आप अपने जैसे घर में खाया जाता है वैसा ले लीजिए। 1 बड़ा चम्मच घी लेना है। हाँ। लेकिन घी उतना बुरा नहीं है, घी स्वास्थ्य के साथ घी कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो घी की वजह से बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, तो वो भी खाना जरूरी है। अब साथ में अब आप यूं कीजिए कि सारे आटे को मिला करके आप गूंथ लें जी, और इसमें अजवाइन भी डाल दीजिए, कसूरी मेथी के पत्ते भी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, और जो सारी जो सूखी सामग्री वो सब डाल दीजिए। अब गुनगुने दूध से उसमें बैच में बनाना है, मतलब थोड़े खूब सा एक साथ आटा मत कर लीजिए, नहीं तो आटा खिंचा से बहुत जल्दी नरम हो जाता है। तो आप थोड़ा, क्योंकि मक्के का आटा अगर आपने बांध दिया, तो इसमें मक्का भी है, मक्का बांध दिया और उसको छोड़ दिया 10 मिनट, तो वो एकदम नरम सा हो जाता है। तो हमें मल्टीग्रेन जो पराठा बनाना है उसमें ना बहुत नरम होना चाहिए आटा, ना बहुत ही सख्त होना चाहिए, बीच का रहना है। तो आपको थोड़ा उसको बांधते जाइए, गूंथते जाइए और बनाते जाइए जी। अब उसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए आप जो आपका ओटा है, जिसपे आप चकला जिसे कहते हैं, उस पर बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाइए। आपने अपना लोई रखी, थोड़ा सा सूखा आटा भी डाला, थोड़ा बढ़ा लीजिए, जो आपके घर में रोटी का आकार बनता है वैसा आप बना लीजिए। अब उसमें साड़ी की तरह प्लीट्स लीजिए। अच्छा, जैसे हम साड़ी के लिए लेते हैं ना, वैसा उसमें प्लीट्स लेती जाइए। प्लीट्स लेकर के उसको गोल घुमा देना है। अच्छा, साइड से बिल्कुल गोल घुमा करके बिल्कुल हल्के से बीच की आपकी 3 उंगली से हल्का सा दबाइए। अब उसको वापस से सूखे आटे में लपेट के बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि पराठा है तो न बहुत पतला होगा न बहुत मोटा होगा। लेकिन अगर आपके घर में मोटा पराठा पसंद किया जाता है तो आप मोटा भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे साड़ी की प्लीट्स करके आपने एक लंबी सी पट्टी बना ली, प्लीट करके उसके बाद जलेबी की तरह आप उसको जलेबी की तरह गोल घुमाएं, और फिर उसका बेल लीजिए, और फिर इसको अब आपको तवे पे सेकना है। इसके लिए खूब अच्छा सा घी लगाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और नॉन स्टिक पे अगर आप सेकेंगे ना तो मध्यम आंच पे, तो भी उसमें रंग बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने दूध डाला है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ बच्चों को आप घी के साथ अच्छा बढ़िया घी लगा करके दे दीजिए। हम जैसे चाहें कि भाई हम बहुत हैवी नहीं खाना चाहते तो नॉन स्टिक पे सेक लीजिए। बिल्कुल। वैसे तो ये जो है बहुत स्वादिष्ट बनेगा ही बनेगा। इसके संग संग कुछ और सब्जी वगैरह बता रही हो? सब्जी या कुछ मीठा बताना चाहेंगे? मीठा बता दें ऐसा? जलेबी? चलिए जलेबी छेना पुडिंग बता देते हैं। इसके लिए दूध 1 लीटर लेना है, गुड़ चाहिए 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ, यानी कि उसको आप पीस लें, चाहे जैसे भी आप उसका चूरा बना लें। ताजी क्रीम चाहिए 1 बड़ा चम्मच, जलेबी 6 जलेबी, और केला चाहिए 1 कटा हुआ, नींबू का रस या दही ले लें 1 बड़ा चम्मच,
नींबू का रस तो 1 चम्मच चाहिए, और दही लेंगे तो 1 बड़ा चम्मच, दालचीनी पाउडर चाहिए आधी छोटी चम्मच, शक्कर पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब बनाने की विधि कुछ इस तरह से कि पहले दूध को उबाल लें, और जब उबलने लगे तो उसमें नींबू का रस मिलाकर दूध फाड़ लें। फिर उसके बाद उसको छान लें ताकि पानी और छेना अलग अलग हो जाए। ये तो सभी को आता है। फिर पानी छानकर जब छेना निकालेंगे तो जो अतिरिक्त पानी है उसे निचोड़ लें, और इस तरह से गर्म छेने में ही गुड़ डालकर 5 से 7 मिनट तक मिला लें। और जब मिला लें उसके बाद धीरे धीरे ज़ाहिर है ठंडा हो जाएगा, आप उसको एक तरफ रख दें। ताज़ी क्रीम में दालचीनी पाउडर और शक्कर पाउडर अच्छी तरह से मिला लें। तो हमने जैसे ताज़ी क्रीम बोली थी 1 बड़ा चम्मच, और उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और शक्कर मिलाकर अच्छी तरह से रख लें, और एक गहरी प्लेट लें जिसमें कि आपको सर्व करना हो, क्योंकि इसके लिए आपको परत बनाना है, परत जमानी है उसकी एक लेयर। तो सबसे पहले प्लेट में जलेबी की परत बिछा लें, जो आपने खरीद के लाई हुई है, आपने पहले घर में बनाई है। 6 जलेबी हैं हमने जो बताया, उसको आप बिछा लें और इसके ऊपर क्रीम डालें। फिर केले के गोल गोल कटे हुए टुकड़ों को फैलाकर परत बना लें, उनको उसे ढक दें, और आखिरी परत जो है वो छेने वाले मिश्रण की होगी जो हमने अभी तैयार की है, और इसी परत वाली प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से भी परत ऊंचे नीचे आगे पीछे भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसकी जो है परत मोटी कर लीजिए। तो इस तरह से उसके संग संग आप सजावट भी कर सकते हैं, चेरी स्ट्रॉबेरी जो भी लगाकर आप चाहें वो सर्व कर दें। बिल्कुल। और हम गाना सर्व कर सकते हैं, गाना एक सर्व कर सकते हैं छोटा सा। तो भाई इसी तरह से छम छम करते हुए हम कल फिर आएंगे, जाहिर है आप सब इंतजार भी करेंगे। तो कल के में हम आपको ले चलेंगे कन्याकुमारी घुमाने के लिए, और वहीं वो दिन याद करो में आप अपनी वो यादें साझा करेंगे जिसमें आपको खुद पर गर्व हुआ था, यानी अपने आप पर गर्व कब आपने महसूस किया था। तो ये सब बातें आप हम साझा करेंगे और कल फिर हाजिर हो जाएंगे छम छम करते हुए, है ना? बिल्कुल। तो आज तो वक्त हो चुका है कि हम विदा लें रेणु जी। तो अपने सखियों सहेलियों से कहते हैं आज के लिए विदा, और दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।